तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 5, यानी आज 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट 2 चालू होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा 5 वीडियो में, और उसके बाद भी उसकी पीडीएफ सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। तो इसके बाद जो है इस टेस्ट की और जो सेपरेट कंबाइंड 1 to 100 क्वेश्चन की इंग्लिश और हिंदी की जो टेस्ट के साथ व्याख्या वाली जो सीरीज यानी टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस पर मिलेगा। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें हमारी जो टेस्ट चल रही है 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन चल रहे, सभी सब्जेक्ट को लेकर चल रही है, जिसमें रिवीजन और जिसमें बैक ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है। तो आज क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक क्वेश्चन है। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दें, और आपकी जो रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी की चल रही है उसका मटेरियल तैयार हो चुका है और इसका अपडेट जो है आपको आज ही मिल जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 में क्या पूछा है? 81 में पूछा है निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा तकनीकी सहयोग रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो तकनीकी सहयोग रिपोर्ट यानी टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट की बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जो है बात करें तो यह यूएन की जो है एक एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों और कई भागीदारों के साथ काम करती है। ठीक है, और इसे शांति के लिए परमाणु के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आईईए की स्थापना 1957 में जो है औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की देखते हैं। 82 में क्या पूछा है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1 है इसका उद्देश्य परमाणु हथियार विकास सामग्री और संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अंकुश लगाकर परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करना। ऑप्शन 2 है भारत 2007 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बना यानी एनएसजी का सदस्य बना। तो आपको बताना है एनएसजी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य जो है परमाणु हथियार के विकास और उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी के निर्यात पर जो है अंकुश लगाकर परमाणु हथियारों को प्रसार को नियंत्रित करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है एनएसजी का सदस्य नहीं है। ठीक है, उसके कारण है क्योंकि भारत भी टेक्नोलॉजी जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन अगर इससे शामिल हो जाएगा तो उसके जो न्यूक्लियर वेपन निर्यात या फिर खुद विकसित करना है तो वो उससे बंधित हो जाएगा, यानी प्रतिबंधित हो जाएगा। इसलिए भारत जो है एनएसजी में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन 1 सही है। अगर बात करें एनएसजी की तो एनएसजी जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और समूह की पहली बैठक की बात करें तो ये पहली बैठक 1975 में हुई थी। ठीक है, और लंदन में आयोजित हुई थी, जिसमें देखेंगे तो निर्यात जो हो रहा था ये न्यूक्लियर वेपन्स को, उसको जो है उसके कौन कौन से वेपन एक्सपोर्ट हो सकते हैं तो उसके दिशा निर्देशों पर समझौते किए गए थे वहाँ पर, और उस टाइम केवल 7 सदस्य शामिल थे। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में बात करें तो निम्नलिखित में से किन कारणों से भारत को एनएसजी में शामिल होना चाहिए और भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? तो पहले बात किया कि क्या नहीं है, क्यों नहीं शामिल हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि क्यों शामिल होना चाहिए और क्या भारत के फ़ायदे होगा। तो 3 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें बताना है।
जैसे कि बात करें, ऑप्शन एक दिया गया है देश को विदेशी स्रोतों से प्राप्त परमाणु सामग्री और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन दो है इन परमाणु सामग्रियों के व्यापार को बढ़ाने से भारत परमाणु जो प्रजनकों के बेहतर संस्करण बनाने और उन्हें छोटे देशों को निर्यात करने में सक्षम होगा। ऑप्शन तीन, अपने थोरियम कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम व्यापार के बारे में बातचीत शुरू करने और बड़े पैमाने पर घरेलू लाभ हासिल करने का अवसर मिलेगा। यानी एनएसजी में शामिल होने के लिए इन तीन कथनों में से, तीन ऑप्शन में से कौन सा चुने जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर बात करें इन तीन कथनों में से, तो तीनों कथन जो है सही हैं। अगर भारत जो है एनएसजी में शामिल होता है तो उसको जो है इन तीनों तरीके से फ़ायदे मिलेंगे, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। अप्रसार संधि यानी एनपीटी यानी नॉन जो प्रोफिलेशन ट्रीटी है उसके संदर्भ में पूछ रहा है। तो एनपीटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य तीन तत्वों सहित परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना और अप्रसार निशस्त्रीकरण परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। ऑप्शन दो, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा कथन सही है? तो एनपीटी के संबंध में आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। अगर बात करें एनपीटी की, तो एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों और हथियारों को जो टेक्नोलॉजी है, जो न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी है, उसके प्रसार को रोकना और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ वो डी आर मतलब क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण, ठीक है, उसको आगे बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। और इस संधि पर जो है 1968 पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे लागू किया गया था। वर्तमान में इसके 190 जो है सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये बात गलत है। यानी इसकी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता के साथ एनपीटी के पास किसी भी हथियार नियंत्रण समझौते का व्यापक पालन है। केवल दक्षिण सूडान, भारत, इजराइल, पाकिस्तान संधि से बाहर हैं और संधि जिसे 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है यूएन के सभी सदस्य जो है शामिल नहीं है, इसमें भारत भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के साथ साथ साउथ सूडान, इजराइल, पाकिस्तान ये भी शामिल नहीं है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी भारत में निम्नलिखित किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये तो न्यूज़ में था, ये आपको पता ही होना चाहिए। ये गुजरात में स्थापित की गई, जो क्या करेगी, बैटरी ग्रेड सामग्री उत्पादन के लिए लिथियम अयस्कों की संशोधित करके गुजरात में स्थापित। और सबसे ज़्यादा डिपोजिशन इंडिया का फर्स्ट जो है लिथियम जो डिपोजिशन कहाँ जो है पाया गया, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार, वो अभी देखेंगे न्यूज़ में था, वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर लिथियम जो होता है उसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और बैटरी, मोबाइल सेलफोन की बैटरी, इन सब के लिए बनाने के लिए किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी बैटरी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन का लाभ है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर द बेनिफिट ऑफ द ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ऑप्शन एक, किसी भी बांध का अभाव। ऑप्शन दो, हवा की गति तेज है और दिशा में सुसंगत है। ऑप्शन तीन, अपतटीय
पवन खेतों में तटवर्ती पवनों की तुलना में अधिक क्षमता उपयोग कारक होता है। ऑप्शन 4, इसकी स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 5, पवन टरबाइनों के रख रखाव और स्थापना तटवर्ती जो टरबाइनों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। कुल मिलाकर जो है ये विंड एनर्जी के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन जो है। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 को छोड़कर जो है बाकी जो है सही हैं। यानी किसी भी बाधा का अभाव होता है, यानी कोई भी जो है इसके बीच में बाधा नहीं आती है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और इसकी विंड भी तेज़ होती है और बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, और टरबाइनों के रखरखाव और की स्थापना जो है जो तटवर्ती पवन टरबाइनों की तुलना में अधिक महंगा होता है। तो इस प्रकार देखेंगे 3 को छोड़कर जो है सभी सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी के उपयोग का सकारात्मक जो है यानी इम्प्लीकेशन या फिर निहितार्थ है। ऑप्शन 1 बिजली उत्पादन, ऑप्शन 2 तापीय ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन 3 ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता में वृद्धि। तो आपको बताना है सोलर टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या पॉजिटिव जो है निहितार्थ हैं या इम्प्लीकेशन है। तो इसमें देखेंगे सोलर एनर्जी यूज करने से ये चारों जो है इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हैं। यानी बिजली उत्पादन, यानी सोलर एनर्जी सूर्य से क्या निकलता है, जो सन एनर्जी निकलती है वो विकिरण निकलता है जो ऊष्मा पैदा करता है, उससे क्या होता है केमिकल रिएक्शन करके या बिजली पैदा करने में सक्षम होता है। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी वह टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके सोलर जो विकिरण को बिजली में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सोलर पैनल का उपयोग करके जो है बिजली बदली जाती है, तो यह तो आपने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के माध्यम से सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। ऑप्शन 2 सोलर एनर्जी को केंद्रित करना और सोलर जो रेडिएशन को गर्मी में परिवर्तित करता है। तो आपको बताना है कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के संबंध में इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आपने सोलर पैनल देखा ही होगा, उसमें क्या होता है जो उसमें फोटोवोल्टिक सन सोलर टेक्नोलॉजी लगी होती है, उसमें क्या करता है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से क्या करता है सन एनर्जी को सीधे बिजली में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और जो सन एनर्जी को क्या करता है केंद्रित करता है और सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को गर्मी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार जो है इसमें जो है ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। इसमें सोलर पैनलों में सिलिकॉन का उपयोग के मुख्य कारण के कौन से हैं। जो सोलर पैनल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है उसके निम्नलिखित में से यानी 6 कारणों में कौन कौन से कारण शामिल हैं। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 है उच्च गुणवत्ता वाला अर्धचालक सिलिकॉन की बात कर रहा है। ऑप्शन 2 पृथ्वी पर बहुतायत में उपलब्ध है इसलिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 कम वजन मात्रा अनुपात। ऑप्शन 4 विस्तारित जीवन चक्र। ऑप्शन 5 मजबूती और ताकत। ऑप्शन 6 उच्च लागत पर उत्पादन करना आसान। तो इसमें बताना है कौन सा कारण सही है, मतलब किस कारण सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर पैनल में। तो इसमें देखेंगे जो सिलिकॉन है तो एक तो वो जो है अर्धचालक है, ठीक है, एक तो वो अर्धचालक है, ठीक है, और पृथ्वी पर बहुत मात्रा में मिलता है, ये भी सही है। कम वजन जो है लो वेट वॉल्यूम रेशियो होता है, ये भी सही है। और इसके बाद ये बैटरी की लाइफ जो है क्या करता है एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, ये भी सही है। और ये मजबूती और ताकत भी प्रदान करता है सोलर पैनल को। तो इस प्रकार जो है ये
जो है इसमें 5 ऑप्शन तक सही होंगे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। जहाँ तक बात रही उच्च लागत पर उत्पादन करना आसान है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसमें क्या पूछा है, जलवायु परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तकनीक समाधान है। ऑप्शन 1 स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, ऑप्शन 2 समुद्री बादल की चमक यानी क्लाउड ब्राइटनिंग, ऑप्शन 3 आधारभूत एल्बिडो संशोधन यानी ग्राउंड बेस्ड एल्बिडो मॉडिफिकेशन, उसके बारे में बात कर रहा है। तो तीनों में से कौन सा सही है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। इन तीनों टेक्नोलॉजी में से कौन है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सहायक होगी। तो इसमें देखेंगे, अगर बात करें जो एरोसॉल इंजेक्शन की बात कर रहा है, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक या समतापमंडली एरोसॉल इंजेक्शन की बात जो कर रहा है, तो सूर्य की कुछ ऊष्मा को प्रतिबंधित करने के लिए गैसों को समताप मंडल में पंप किया जाता है, जो एक मजबूत ज्वालामुखी विस्फोट के स्वाभाविक रूप से होने वाले प्रभाव की नकल करता है। इससे क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और समुद्री मेघ का चमकना यानी क्लाउड ब्राइटनिंग की बात करें तो ये किसी तरह से पृथ्वी से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना शामिल है इसमें। ठीक है, इस मामले में समुद्री नमक या अन्य कणों को समुद्री बादलों में छिड़का जाता है ताकि उन्हें मोटा और अधिक प्रतिबंधित किया जा सके। और ये जो है आधारभूत एल्बिडो संशोधन, तो एल्बिडो शब्द का अर्थ होता है कि एक ग्रह अपनी सतह से कितना सौर विकिरण दर्शाता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है। तो पृथ्वी पे एल्बिडो को जमीन में संशोधित करना छोटे वास्तुशिल्प का उपयोग से आ सकता है, यह बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। अगर बात करें रेगिस्तानों या ग्लेशियरों को परावर्तक चादर से ढकना शामिल है इसमें, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है उसमें ये उल्लेखित था। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही है। यानी इन तीनों तकनीकों से ज़्यादा आपको टेक्निकल ना समझ में आ रहा हो तो ये वर्ड ध्यान रख लीजिए, और इसके एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में ज़्यादा सही होगा। ठीक है, बाकी इस लेक्चर के बाद मैं विस्तार पूर्वक इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन से संबंधित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल से संबंधित। ऑप्शन 1 कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज, ऑप्शन 2 महासागर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 3 मृदा कार्बन जब्ती, और ऑप्शन 4 वनों की कटाई। तो आपको बताइए कि इसमें कौन सी चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे, ये फिगर है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इसमें कौन कौन सी भूमिका निभाती, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है। ठीक है, एक तो ये दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन एक जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के उपाय, यानी उसको कम करने, क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव उसको कम करने का उपाय के रूप में जाना जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन है वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मूल कार्य जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज से निपटना है। ठीक है, तो CDR यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग की बात करें तो या निष्कासन की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और वार्मिंग को यानी ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों संदर्भित करता है। जैसे बताया हमने, विभिन्न तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है जिसमें कार्बन कैप्चरिंग, स्टोरेज और बायो एनर्जी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें जो ऑप्शन सही होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक कब्जा जो है और भंडारण आमतौर पर हजारों वर्षों से सुरक्षित माना जाता है। ठीक है,
और वनों की कटाई की जहाँ तक बात करें, ऑप्शन 4 की बात करें, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की विधि नहीं है। यहाँ तक कि वनों की कटाई से कार्बन सिंक को कम करने के अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ना कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे हटाया जा सकता है। तो वनों की कटाई से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 4 जहाँ हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए सही है। तो चारों ऑप्शनों में आपको बताना था किससे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन हो रहा है उसको कम कर सकें। वनों की कटाई करेंगे जो एक कार्बन सिंक का काम करता है, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन गलत है। कुछ जोड़ी दी गई है, उसको सुमेलित करना है। लक्ष्य और अक्षय ऊर्जा का प्रकार दिया गया है। जो पूछा इसमें 2022 तक भारत यानी जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अगर बात करें गीगावाट, यानी इसमें जो तो इसमें देखिए 100 गीगावाट होगा। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, ठीक है। 60 गीगावाट विंड एनर्जी, 20 गीगावाट जैव शक्ति यानी बायो पावर, 15 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो पावर। तो इन जो है चारों ऑप्शन में बताना है कौन से सही सुमेलित है जो 2022 तक यानी जो बीत चुका है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लक्ष्य के संबंध में इसमें हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो अगर बात करें इसमें केवल 2 ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। यानी सोलर एनर्जी को 100 गीगावाट तक जो है हासिल करना था, और जो विंड है विंड से 60 गीगावाट, और बायोमास से क्या है देखेंगे, बायो पावर से जो है 10 गीगावाट, और उसके बाद बताएंगे जो जल विद्युत स्मॉल हाइड्रो पावर से जो अक्षय ऊर्जा की बात की गई थी वो 5 गीगावाट की गई थी। इस प्रकार 1 और 2 सही है। यानी जब क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए थे कुछ मानक, जिसमें भारत ने अपनी एक प्रतिज्ञा जाहिर की थी कि 2022 तक 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसमें इन चारों को जो है शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 175 गीगावाट, यानी पर्याप्त ऊर्जा क्षमता, उच्च क्षमता का लक्ष्य, अधिक ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा पहुंच, रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करना था, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये सब भी इंक्लूड किया गया था। अगर बात करें कि ये तो हो गया 2022 तक, अगर बात करें उसके बाद भारत का लक्ष्य 2030 तक है, जो कुल रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है वो 450 गीगावाट है, ठीक है। 2022 में कितना था, 175 गीगावाट, और 2030 में क्या है, 450 गीगावाट। भारत जो है विश्व में स्थान की बात करें, चौथा स्थान है रिन्यूएबल एनर्जी में, और वहीं बात करें 5वें स्थान की, तो 5वां स्थान है सोलर एनर्जी के मामले में, और चौथा स्थान है विंड एनर्जी के मामले में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये भी आपको जो टारगेट है वो भी ध्यान रखने चाहिए। इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी यूपीएससी कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ ले। 93 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सही है। ऑप्शन 1, सभी सौर जो समृद्ध देश है यानी सोलर रिच कंट्री हैं जो पूरी तरह से कर्क और मकर रेखा के बीच रहते हैं। ऑप्शन 2, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी किसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो 2 मानक दिए गए हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए कंपलसरी है। अगर बात करें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो सोलर संपन्न देश हों या सौर एनर्जी जो है समृद्ध देश हो, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच रहते हों, ठीक है। 2021 की बात करें तो उसमें संशोधन किया गया, बाद में क्या किया गया, उष्णकटिबंधीय से यानी कर्क और मकर रेखा के परे जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 1 जहाँ हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी 2021 में संशोधन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो राज्य या देश हैं
जिनमें कटिबंधों से परे स्थित है, यानी जरूरी नहीं कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, वो अब जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है। अगर बात करें ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब चालू किया गया, तो 2015 में जब ये कॉप सम्मेलन हुआ था, कॉप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का सम्मेलन हुआ था पेरिस में 2015 में, तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से पहल की गई थी, उसके माध्यम से ये शुरुआत हुई थी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो क्वांटम कंप्यूटर के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, क्वांटम कंप्यूटर में सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक जानकारी और अधिक तेजी से संशोधित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन 2, क्वांटम कंप्यूटर की जानकारी को क्यूबिक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे एक ही समय में 0 से 1 के रूप में वर्णित किया जाता है, और जो हमें अधिक प्रसंस्करण, ठीक है, यानी प्रोसेस पावर प्रदान करता है। ऑप्शन 3, सुपर पोजिशनिंग और बात करें इंटेलिजेंट, वे हैं जो क्वांटम कंप्यूटरों को इतनी अधिक जानकारी संशोधित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो आपको बताना क्वांटम कंप्यूटर संबंधित क्या इसमें जो है सही है। तो आपको बताएं क्वांटम कंप्यूटर के संबंध में ये ऑप्शन सही है, यानी सामान्य कंप्यूटरों से अधिक जो है तेज़ी से संशोधित करने की क्षमता होती है। 2 की बात करें तो ये भी सही है, 0 से 1 के रूप में वर्णित किया जाता है एक ही समय में, और क्यूबिक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो अधिक जो है प्रसंस्करण जो है डाटा प्रोसेसिंग जो है पावर हमको देते हैं। ठीक है। 3 की बात करें तो 3 भी सही, क्वांटम कंप्यूटर एक क्वांटम जो है मैकेनिकल नियमों का पालन करते हैं, उनका उपयोग करके जो है, जिसमें क्या होता है सुपर पोजिशनिंग और उलझाव क्वांटम कंप्यूटरों को इतनी अधिक जानकारी संशोधित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सुपर पोजिशनिंग का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब होता है कि क्यूबिक यानी क्वांटम बिट जो क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई है, एक ही समय में 0 से 1 दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, और हमें क्या करती है, हमें अधिक प्रोसेसिंग पावर दे सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें तीनों सही है, यानी उपरोक्त में से सही तीनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में क्या पूछा है, साइकोमोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1, यह एक गूगल इंक का क्वांटम कंप्यूटर है। ऑप्शन 2, यह चीन द्वारा लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का मॉलवेयर है जो पीड़ितों के वित्तीय डाटा चुराता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना क्या है। तो साइकोमोर एक पौधा भी है जो कई देशों में पाया जाता है, लेकिन ये जो साइकोमोर बात कर रहा है, ये क्वांटम सुपरमेसी एक चिप बनाया गया है, साइकोमोर प्रोसेसर बनाया गया है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया गूगल इंक के क्वांटम कंप्यूटर में, यानी एक गूगल इंक का क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, डिजी लॉकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, इसे 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। ऑप्शन बी, विरासती दस्तावेजों को ई साइन सुविधा का उपयोग करके नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित यानी साइन किया जा सकता है। ऑप्शन सी, डिजिलॉकर खाते का उपयोग करके एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है जो उनके आधार नंबर से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी, नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेज कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसे ऑनलाइन साझा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या इसमें गलत बात कर दिया गया। जब एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपको केवाईसी करवानी है, सपोज आप कोई केवाईसी करवा रहे हैं, आपके पास जो है केवाईसी करवाने के लिए एक वीडियो कॉल से अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो आप जो क्या करते हैं, डिजी लॉकर के फलस्वरूप क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है आप केवाईसी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी इसमें सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। परम सिद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन 2, इसे नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन 3, इसने दुनिया में टॉप 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 62 की वैश्विक रैंकिंग हासिल की, यानी ग्लोबल टॉप
500 जो है ग्लोबल पावर जो है की बात करें तो इसमें जो है सबसे शक्तिशाली गैर वितरित जो है कंप्यूटर सिस्टम में 62वीं रैंकिंग विश्व में हासिल की। आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है 97 में। तो इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन एक जो है सही है। एक तो परम सिद्धि जो है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर, ये तो सही है। और बात करें ऑप्शन दो की तो ये भी सही है। तो इसको जो विकसित किया गया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है, जो देश में अनुसंधान क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड जो है बनाने के लिए जोड़कर शुरू किया गया है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये सही है। भारत के सबसे नए और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम जो है परम सिद्धि AI को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के टॉप 500 सूची में 62वां रैंक जो है मिला गया है। ठीक है, और ये जो टॉप 500 जो है प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को ट्रैक करता है और साल में 2 बार प्रकाशित करता है रिपोर्ट। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें क्या पूछा कौन सही, यानी तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर, ये भारत का परम सिद्धि, एक सेकंड, भारत का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसे जो है इसमें 63वां लिखा है, ये गलत है, ये 62वां है, 62 रैंक मिला है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो राष्ट्रीय, जो अभी मैंने बताया कि नेशनल जो है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में पूछा गया। ऑप्शन एक, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन दो, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC पुणे और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे अगर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो इसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है संयुक्त रूप से, तो ये सही है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है ये भी सही है ऑप्शन। ठीक है, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC पुणे और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए क्या पूछा है। 99 में निम्नलिखित में कौन से सुपर कंप्यूटर के जो है एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन एक, जलवायु मॉडलिंग और मौसम की भविष्यवाणी। ऑप्शन दो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऑप्शन तीन, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ऑप्शन चार, परमाणु ऊर्जा सिमुलेशन। ऑप्शन पाँच, राष्ट्रीय सुरक्षा। ऑप्शन छः यानी सिस्मिक एनालिसिस के रूप में या भूकंपीय विश्लेषण के रूप में। तो इसमें देखेंगे सभी को जो है इन छहों का जो है उपयोग जो है सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग फाइनेंस में किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में किया जा सकता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में किया जा सकता है। इसके अलावा आपदा सिमुलेशन और प्रबंधन में और परमाणु ऊर्जा सिमुलेशन में, इसके अलावा आणविक गतिशीलता में। तो इन प्रकार जो है मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु मॉडलिंग में भी किया जा सकता है। तो सारी डिटेल हम आपको PDF में दे देंगे, आप वहाँ से भी और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन नीति आयोग द्वारा अनुमोदित नवीनतम मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन एक, हाइपर लूप। ऑप्शन दो, मेट्रोनो। ऑप्शन तीन, स्टेडलर बसें। ऑप्शन चार, पॉड टैक्सी। ऑप्शन पाँच, मेट्रो ट्रेन। सही उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन नीति आयोग द्वारा अनुमोदन नवीनतम मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। तो मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 6 नवीनतम मास रैपिड जो है परिवहन प्रौद्योगिकी के उपयोग को परिचय के लिए नीति आयोग की मंजूरी मांगी है। इन तकनीकों को जो है मेट्रो, स्टेलर बसें, हाइपरलूप, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बसें, फ्रेट रेल शामिल हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो शामिल है, इसमें मेट्रो शामिल नहीं है, बाकी ये चारों शामिल है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो गया। इसके बाद जो है एक सेकंड, तो इसके बाद जो है आपको जो है
तो इसके बाद आपको जो है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या के साथ आपको इस लेक्चर के बाद जो है आज ही आपको मिल जाएगी। और आपको टेस्ट पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और आपका जो है रिवीजन सीरीज भी अपलोड होने वाला है ज्योग्राफी का, आप उस पर भी अपना व्यू दे दीजिएगा।